गवर्नमेंट का कोई भी सिक्योरिटी बॉन्ड्स में हम इन्वेस्ट करेंगे तो देयर इज नो रिस्क कि हमारा पैसा डूब जाएगा. तो द रेट दैट इज गिवन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच इज 6% is our risk free rate of return. गवर्नमेंट सिक्योरिटी टी बिल्स भी गवर्नमेंट इश्यू करती है, ट्रेजरी बिल्स. तो उसका जो भी रेट दिया होगा वही हमारा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है 6%. और निफ्टी, सेंसेक्स, मार्केट, ये वर्ड अगर है, निफ्टी इज योर निफ्टी 50 इंडेक्स. एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है जिसमें टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया आर लिस्टेड. एंड सेंसेक्स या बीएससी which is also the index of Bombay Stock Exchange in which 100 companies are listed. So therefore Nifty, Sensex या market word है, उसका जो भी रिटर्न दिया है that is your return on market, return of market या return on market. So this 6% is risk free. रिस्क फ्री क्या होगा? टी बिल या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न वर्ड दिया होगा. मार्केट रिटर्न क्या होगा? निफ्टी, सेंसेक्स या मार्केट वर्ड का रिटर्न दिया होगा. एंड बीटा इज ऑल्सो गिवन 1.2. तो रिस्क फ्री रेट इज गिवन, market return is given, and beta is given. And if we have to find the cost of equity share, then you have to use this formula. Cost of equity is equal to RF risk free rate plus beta into RM minus RF. So RF is 6, beta is 1.2, RM is 14, and minus RF is 6. So 6 plus 1.2 and 14 minus 6 is 8. So 6, 1.2 into 8 is 9.6. So 6 plus 9.6, 15.6%. सर Your एक cost क्वेरी of है. equity shares. Yes. सर ये जो 6% है तो नॉर्मली इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी वी यूज टू लाइक ब्रेक इट डाउन टू डेसिमल प्लेसेस ना, तो इसमें नहीं करना, इसको डायरेक्टली परसेंटेज में लिखना है या 0.06 नहीं करना. यहाँ पे दोनों से आंसर राइट आएगा. हम्म, अगर तुम यहाँ पे 0.06 लोगे तो जो 14 है उसको भी 0.14 लेना पड़ेगा, राइट. फिर तुम्हारा आंसर आएगा 0.156. और ओके. फिर हमें कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 तो करना ही है, जैसे मैंने बोला था. चाहे वो डिबेंचर्स है कि प्रेफरेंस शेयर्स है कि इक्विटी है, कॉस्ट इज ऑलवेज इन परसेंटेज. तो द फाइनल आंसर वी हैव टू कन्वर्ट. तो 0.156 आएगा और उसको लास्ट में इंटू 100 करेंगे तो भी 15.6 आएगा. तो सीएपीएम में तुम लोग डेसिमल में भी ले सकते हो या डायरेक्टली भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे लिया है. दोनों से आंसर सेम ही आएगा. क्लियर एवरीवन? अब एक और चीज, ये जो है ना, ये याद रखना. ये जो मैंने नोट यहाँ पे लिखा है, दिस एवरीवन शुड रिमेम्बर. रेड मार्क किया है मैंने कि यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है कि अगर रिस्क प्रीमियम वर्ड दिया है क्वेश्चन में कहीं पे भी, रिस्क प्रीमियम, any rate is given and before that risk premium word is given, तो उसका मतलब होता है RM माइनस RF को हम रिस्क प्रीमियम बोलते हैं. तो इफ इन एनी क्वेश्चन रिस्क प्रीमियम इज 8 दिया है तो वो हम क्या लेंगे? RM माइनस RF को 8 लेके सॉल्व करें. रिस्क प्रीमियम मीन्स द वैल्यू ऑफ RM माइनस RF इज नोन एज रिस्क प्रीमियम. तो क्वेश्चन में कभी कभी मार्केट रिटर्न नहीं दिया है, रिस्क फ्री रेट दिया है और रिस्क प्रीमियम दिया है. तो रिस्क फ्री तो आरएफ की जगह पे लेंगे, लेकिन आरएम माइनस आरएफ की जगह पे जो भी रिस्क प्रीमियम दिया है वो पूरा वैल्यू उसकी जगह पे वो लेंगे. ये सिर्फ याद रखना है. अभी तो आने का चांस कम है ईयर 1 में, बट दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच यू ऑल शुड नो.
कि रिस्क प्रीमियम इज RM माइनस RF को रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। और ये बहुत सिंपल है, सब कुछ दिया रहेगा, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। कल जो हमने सीखा था डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल मीन्स दिस फॉर्मूला, ये ज्यादा सम्स में आने वाला है। बट सीसी में कुछ भी आ सकता है, छोटे छोटे सम्स भी सब, तो वो सब के लिए सब याद रखना। क्लियर? CAPM भी आ सकता है। अब ये तो हमने अलग अलग सीखा कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर redeemable, irredeemable, cost of preference share, irredeemable, redeemable, and cost of equity share by 4 methods. अब हमें निकालना होगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म, जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। वेटेड एवरेज कुछ भी नहीं है, एरिथमेटिक मीन जैसा है। कॉस्ट तो हमें निकालना पड़ेगा, ये क्वेश्चन तो जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए है कि वेटेड एवरेज क्या होता है। यहाँ दिया है कि फॉलोइंग इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। इक्विटी कैपिटल 4,50,000 है, रिटेन्ड अर्निंग 1,50,000 है, रिटेन्ड अर्निंग यानी रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,00,000 है, डेब्ट 3,00,000 है और टोटल 10,00,000 कैपिटल है। और कॉस्ट जो है इक्विटी का दिया हुआ है 14%, रिटेन्ड अर्निंग का 13%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 10% और डेप्ट या डिबेंचर का 4.5%। तो हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए हमेशा ये टेबल बना के फाइंड करेंगे। ये टेबल के फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर में तो जितने भी सोर्सेस है, कहाँ कहाँ से कैपिटल रेज किया, वो सोर्सेस के नाम लिखने हैं, वो तो क्वेश्चन में से ही मिलेंगे। ये जो अमाउंट है ये भी बुक वैल्यू क्वेश्चन में से मिलेंगी, लेकिन कभी कभी मार्केट वैल्यू पे निकालने बोलेंगे तो वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, दिस अमाउंट दैट आई विल टीच। वेट कैसे आएगा? वेट, दिस वेट we will calculate by dividing the individual amount with the total amount. एक सोर्स ऑफ कैपिटल का जो सिंगल अमाउंट है 4,50,000 डिवाइड बाई ये टोटल जो है 10,00,000, तो 4,50,000 divided by 10,00,000 you will get the weight 0.45. 1,50,000 divided by 10,00,000, so you will get the weight 0.15, and 1,00,000 divided by 10,00,000 0.10, 3,00,000 divided by 10,00,000 0.30। और ये पूरा ध्यान रखना है कि ये सबका टोटल 1 होना चाहिए। तो वेट टोटल से डिवाइड करके आएगा। कॉस्ट हम फाइंड करेंगे, या तो क्वेश्चन में दिया होगा, इसमें तो क्वेश्चन में दिया है 14, 13, 10, 4.5। और ये लास्ट कॉलम जो वेटेड कॉस्ट है, W इंटू के, वेट इंटू कॉस्ट, 0.45 इंटू सिर्फ 14 करना है, परसेंट नहीं लेना है यहाँ पे भी। 0.45 इंटू 14 तो 6.30 आएगा। तो परसेंटेज नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, एंड में लिखना टोटल को परसेंटेज। 0.15 इंटू 13, नॉट 0.13। 0.10 इंटू 10, 0.30 इंटू 4.5। और ये लास्ट कॉलम का हम टोटल लेंगे, ये जो टोटल आएगा इसी को हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC बोलते हैं। तो जो पूरा सम आएगा ना 15 मार्क्स का, उसमें पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालो, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालो, फिर कॉस्ट ऑफ टर्म लोन निकालो अगर है तो। उसके बाद ये टेबल बनाओ, सब अमाउंट लिखो, वेट निकालो, जो कॉस्ट निकाला वो यहाँ पे लिखो, फिर वेट इनटू कॉस्ट,
करके वेटेड कॉस्ट का टोटल विल बी द फाइनल आंसर. So you will get a sum in the end sum in which you will have to find the weighted average cost of capital. तो उसके लिए जो जो कल से अभी तक सीखा सब कुछ आएगा तो ही पूरा सम हम राइट कर सकते हैं. Any doubt in this? Any questions or any doubt to anyone? Yes, clear है जो बोला? Clear to everyone? Yes, sir. सर ये कॉस्ट कैसे निकाला आपने, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए जो कॉस्ट कॉस्ट. दिया हुआ है ना, अच्छा. निकालना पड़ेगा वो हमें. वो तो इसलिए कल के लेक्चर में जो सिखाया ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, डिबेंचर निकालते हैं, या तो वो तो अभी जब हम पूरा सम करेंगे तब भी वापस बताऊंगा. और जिसका मिस हुआ है कल वाला तो सुनना ही लेक्चर जब भी टाइम मिले एट द अर्लीस्ट. और अभी जब हम पूरा सम करेंगे तो वो कॉस्ट भी मैं बताऊंगा, वेट भी, सब कुछ हम करेंगे. इन दिस क्वेश्चन इट वाज गिवन. अब यहाँ पे ये भी सेम सम है. इसमें from the following capital structure calculate overall cost of capital using book value weight and market value weight. अब ये जो हम टेबल बनाते हैं ये बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बेसिस पे बना सकते हैं. बुक वैल्यू यानी जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया होगा. इस क्वेश्चन में तो दोनों ही दे दिया है क्योंकि ये तो बेसिक सम है, ऐसा सम नहीं आने वाला है इन सम में. और कॉस्ट भी यहाँ पे दे दिया है 14, 13, 10 एंड 5. बुक वैल्यू के लिए तो हमें अमाउंट बुक वैल्यू का लेना है जो हमेशा क्वेश्चन में ही दिया होगा ये, और उसका टोटल लेके वेट निकालना है, वेट इनटू कॉस्ट करना है, ये आ जाएगा. इस क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खाली वो वैल्यू ले लो. लेकिन यहाँ पे ना रिटेन्ड अर्निंग में डैश लिखा है. तो तुम लोगों को याद क्या रखना है कि जब मार्केट वैल्यू से अगर हम ये टेबल बना रहे हैं WACC का, तो रिटेन्ड अर्निंग या रिजर्व एंड सरप्लस हमेशा हम नहीं लेंगे. Whenever we are calculating the weighted average cost of capital, that is WACC, as per market value, we will not consider retained earning or reserve and surplus. But if we are calculating with book value, then we will consider it. Why? Question हो सकता है why? Because market price of a share में reserves का इफेक्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है. जैसे रिलायंस का शेयर है, उसकी कैपिटल समझो कि 1000 करोड़ है और उसके रिजर्व 500 करोड़ है. तो रिजर्व किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का. तो मार्केट में वो रिजर्व्स को पकड़ के ही प्राइस होती है. तो रिजर्व्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द मार्केट प्राइस of the equity share. Therefore, reserves are not to be taken separately when we calculate the WACC as per market value. मार्केट वैल्यू में रिजर्व्स नहीं लेना है. क्यों नहीं लेना है इतना मैंने बताया. एनी डाउट टू एनीवन? यस, वाई भी मैंने बता दिया. हर्ष, क्लियर? इसमें तो मार्केट वैल्यू दिया है बट मार्केट वैल्यू भी नहीं दिया होगा हमें जो एंड सम में क्वेश्चन आएगा. वो भी कैसे निकालना है वो भी मैं सिखाऊंगा. अभी सिर्फ इतना ही याद रखना है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से WACC निकालेंगे तो रिटेन्ड अर्निंग या रिजर्व्स नहीं लेना है. बस इतना याद रखना है. और इस स्लाइड में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, बस उतना स्टेटमेंट याद रखोगे. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है. ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट इस तरह का क्वेश्चन इससे भी थोड़ा हार्ड ही आएगा, बट इस लेवल का तो आएगा ही नहीं. यहाँ पे दिया कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग.
7%, 13,000 debentures of 10 each, 1,30,000. 7% is the rate of interest on debenture. 13,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, जो है वो डिबेंचर का फेस वैल्यू है, और 1,30,000 अमाउंट ऑफ डिबेंचर है जो क्वेश्चन में दिया है। वैसे ही 9%, 700 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 9% रेट ऑफ डिविडेंड है ऑन प्रेफरेंस शेयर, 700 नंबर ऑफ शेयर्स है प्रेफरेंस शेयर, 100 फेस वैल्यू है, 700 इंटू 100 70,000 अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 फेस वैल्यू 6 लाख, टोटल कैपिटल पूरे फर्म का 8 लाख रुपीस है। देयर आर नो रिटेन्ड प्रॉफिट और सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग नहीं है, रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं है। आगे दिया है डिविडेंड ऑफ 10% a year has been paid on the equity shares in recent years and the market price of the share is 150. यहाँ पे शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि डिविडेंड 10% है इक्विटी शेयर पे और उसका मार्केट प्राइस 150 है। तो ये इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए। 10% ऑफ व्हाट? अगर डिविडेंड परसेंटेज में दिया है तो ऑलवेज यू हैव टू कैलकुलेट ऑन द फेस वैल्यू। जैसे इंटरेस्ट डिबेंचर का फेस वैल्यू पे निकालते हैं, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी फेस वैल्यू पे निकालते हैं, उसी तरह इक्विटी शेयर का डिविडेंड में भी अगर परसेंटेज में दिया है तो face value into the rate of dividend. Face value is given here 100, rate of dividend is given 10%. So 100 into 10%, 10 rupees is your dividend per share, जिसको DPS बोलो या P0 बोलो, market price per share या P0 बोलो, that is 150, that is also given. ग्रोथ रेट दिया ही नहीं है, तो तुम लोग बोलोगे सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी के तो इतने सारे फॉर्मूला है, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? इतने सारे मतलब हमने 4 डिस्कस किए, 3 यहाँ पे है और एक सीएपी है। सीएपीएम तो जब भी रिस्क फ्री और बीटा दिया है तभी यूज कर सकते हैं, जो रेयरली ऐसे बड़े वाले सम में आएगा। अब बचे ये 3 फॉर्मूला। अर्निंग वाले के लिए तो ईपीएस चाहिए और ईपीएस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में नहीं दी है। इन दिस क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन regarding the earning per share, only information is given regarding dividend. तो डिविडेंड वाले तो 2 ही मेथड अब बचे हमारे पास, डिविडेंड वाले, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड ग्रोथ, कोई भी यूज करो तुम बिंदास, आंसर सेम ही आएगा। ये यूज करोगे तो ग्रोथ रेट नहीं दिया है तो हम ग्रोथ रेट को 0 लेंगे, तो ग्रोथ रेट हटा दोगे तो जो फॉर्मूला पे आउट का है वही है यहाँ पे, और डीपीएस 1 भी सेम रहेगा जो D0 है, खाली चेंज क्या है, यहाँ पे तो D0 ही लेना है बट यहाँ पे D1 या डीपीएस 1 लेना है प्लस ग्रोथ रेट लेना है। तो अगर ग्रोथ रेट क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूला इज सेम, बट बोलोगे सेम नहीं है सर, ये तो 0 है, कुछ नहीं लिखा है, यहाँ 1 लिखा है। बट D0 D1 सेम होता है जब ग्रोथ रेट नहीं है, बिकॉज D1 का फॉर्मूला है D0 ब्रैकेट में 1 प्लस जी, एंड इफ देयर इज नो ग्रोथ रेट गिवन तो D0 इज इक्वल टू D1। तो कोई भी फॉर्मूला यूज करो, या इन शॉर्ट ग्रोथ रेट नहीं है तो ये वाला लेफ्ट वाला, ग्रोथ रेट दिया है तो राइट वाला, बट हमें ग्रोथ रेट दिया होगा। एंड सेम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ग्रोथ रेट दिया होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी वैसे टाइप के क्वेश्चन। तो हमने डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स मिल गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल मिल गया।
क्लियर है? किसी ने input किया है, बहुत आवाज आ रही है। यस ऋतुजा, एनी डाउट? No, sir. So everyone clear? Yes. Cost of equity shares. Yes, Shikha. सर ये मतलब डिविडेंड पे आउट मेथड का फॉर्मूला डीपीएस अपन एमपीएस होता है, पर मतलब पे आउट रेशियो निकालते हैं तो डीपीएस अपन ईपीएस क्यों लिखते हैं हम? वो डिविडेंड पे आउट रेशियो है और ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर डिविडेंड पे आउट। अच्छा, ओके। दोनों चीजें अलग है ना। ये हम डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं निकाल रहे। डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना है तो उसका फॉर्मूला डीपीएस और एमपीएस है, राइट? हाँ डिविडेंड पे आउट, सॉरी, क्या है? डीपीएस अपॉन ईपीएस है। हाँ, डीपीएस अपन और अगर हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एज पर डिविडेंड पे आउट मेथड निकालना है तो ये फॉर्मूला, राइट? अच्छा, ओके, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी इसमें। हाँ, ओके। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स भी निकालने। आगे इंफॉर्मेशन दी है, व्हाट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसीडरिंग बुक वैल्यू वेट्स। अब प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर के लिए यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं है, तो ये इरिडीमेबल है कि रिडीमेबल है? दोनों इरिडीमेबल, क्योंकि अगर रिडीमेबल होगा तो नंबर ऑफ इयर्स तो दिए होंगे ना कि ये 2 साल, 5 साल, 7 साल में रिडीम होगा। एन नहीं दिया है कहीं पे, इरिडीमेबल है। तो इरिडीमेबल है तो प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू है 100, रेट ऑफ डिविडेंड है 9, तो 100 इंटू 9%, 9। नेट प्रोसीड्स जो मार्केट प्राइस दिया है, यहाँ पे दिया है प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज 105 एंड डिबेंचर इज 10.5। तो नेट प्रोसीड्स, वैसे तो मैंने बताया इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट कहीं भी नहीं दिया, इशू प्राइस कहीं भी नहीं दिया। तो नेट प्रोसीड्स कैन बी मार्केट प्राइस ऑल्सो। नेट प्रोसीड्स कैन बी मार्केट प्राइस ऑल्सो। ये भी तुम लोग ध्यान रखोगे कि नेट प्रोसीड क्या हो सकता है, मार्केट प्राइस भी हो सकता है। क्लियर है? तो मार्केट प्राइस, फिर फॉर्मूला यूज किया है पीडी अपॉन एनपी इंटू 100। डिवेंचर्स भी रिडीमेबल है तो उसका फॉर्मूला आई 1 माइनस टी अपॉन एनपी। बट यहाँ पे कहीं टैक्स रेट भी नहीं दिया है। डिवेंचर्स का फॉर्मूला याद है ना, कल लिखा था ना सबने, ये वाला। बट टैक्स रेट नहीं है तो टी को 0 लेंगे, तो बचेगा क्या? आई अपॉन एन पी इंटू 100। टैक्स रेट दिया है तो हम टैक्स रेट लेंगे, टैक्स रेट दिया रहेगा। ये तो बहुत बेसिक सम है। अभी मैं मेन सम पे आने वाला हूँ, ये सम के बाद जो एंड सम में आएगा। तो आई अपॉन एन पी, आई कैसे निकालते हैं? फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10 इंटू 7%, 70 पैसा। मार्केट प्राइस 10.5, that is your net proceeds, into 100 because the tax rate is not given, 6.67. फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ निकालना है यूजिंग बुक वैल्यू वेट। 6,70,000, 1,30,000, ये क्वेश्चन में दिया था यहाँ पे 6,70,000 एंड 1,30,000। टोटल 8 लाख आया। वेट कैसे आएगा? 6 लाख डिवाइड बाय 8 लाख, 70,000 डिवाइड बाय 8 लाख, 1,30,000 डिवाइड बाय 8 लाख, अप टू 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस ओनली। 2 डेसिमल तक या 3 डेसिमल तक ले सकते हो राउंड ऑफ करके। टोटल 1 आना चाहिए, 0.99 आ रहा है तो कोई भी एक में तुम्हें इंक्रीज कर देना है जिसका वेट ज्यादा है, जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा है।
तो यहाँ पे अगर 0.99 आया हमारा बाई चांस, तो हम किसमें एक बढ़ाएंगे, 0.01 से इक्विटी शेयर को बढ़ाएंगे। बट यहाँ तो इक्विटी शेयर तो एग्जैक्ट ही आ रहा है 0.75, प्रेफरेंस शेयर का एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा 0.09। क्या आ रहा है, 70,000 डिवाइड बाय 8 लाख। व्हाट इज द आंसर? 0.0875 0.08 75 0.087, तो 0.09 राइट। और इसका 0.1625 कुछ आ रहा होगा, तो 0.16 लिया राइट। टोटल 1 आ रहा है हमारा, वो बस चेक कर। उसके बाद ये कॉस्ट तो हमने फाइंड किया, तीनों का कॉस्ट हमें फाइंड करना था यहाँ से, 6.67, 8.57, 6.67। कॉस्ट वेट इंटू कॉस्ट 0.75 इंटू 6.67 करना है, सिर्फ परसेंटेज नहीं करना है। 5 आएगा, 0.09 इंटू 8.57 एंड 0.16 इंटू 6.67। टोटल लेना है, ये आ गया तुम्हारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर बुक वैल्यू वेट। अब एज पर मार्केट वैल्यू मेन है, कॉस्ट तो सेम ही रहेगा जो यहाँ पे लिया था, कॉस्ट तो सेम है। रिटेन्ड अर्निंग नहीं लेना है, बट रिटेन्ड अर्निंग इस क्वेश्चन में तो था ही नहीं। अब ये कैसे आएगा, मार्केट वैल्यू कैसे आएगा? मार्केट वैल्यू के लिए एक सिंपल रूल है कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स या नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। ये भी तुम लोग लिख लोगे, मार्केट वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर या पर डिबेंचर। डिबेंचर्स यहाँ पे दिया है कि 13,000 डिबेंचर्स है टोटल, 13,000, और एक डिबेंचर का मार्केट प्राइस है 10.5, तो 13,000 इंटू 10.5 करेंगे तो मार्केट वैल्यू 1,36,500 डिबेंचर्स का आ गया। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर की नंबर है 700, 700 प्रेफरेंस शेयर है, एक प्रेफरेंस शेयर का मार्केट प्राइस है 105, तो मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 700 इंटू 105, 73,500। इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस है 150, बट नंबर दिया है क्या, यहाँ पे नंबर दिया है क्या, इक्विटी शेयर दिया है, नहीं दिया है। अगर नंबर किसी का भी नहीं दिया है, मार्केट प्राइस तो क्वेश्चन में दिया ही होगा, नंबर नहीं दिया है तो अमाउंट डिवाइड बाय फेस वैल्यू करने से हमें नंबर मिल जाएगा। सपोज यहाँ पे भी 13,000 और 700 नहीं दिया होता, तो हम 1,30,000 डिवाइड बाय 10 करते तो ये 13,000 मिल जाता। 70,000 डिवाइड बाय 100 करते तो ये 700 मिल जाता। तो अब इक्विटी शेयर का कैसे मिलेगा, कौन बताएगा? So 6 lakh divided by 100, 6,000. Yes, 6 lakh amount divided by the face value. So that is 6,000 is the number of equity share. Market price is 150. तो इसीलिए ये 6,000 into 150। मार्केट वैल्यू कैसे निकाला, ये सबको क्लियर है? यही बस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे सम में। अगर मार्केट वैल्यू से निकालना है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो तो है ही, सबका कॉस्ट निकालना तो इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट रॉन्ग हो गया तो मार्केट वैल्यू राइट निकाल के भी फायदा है। बुक वैल्यू में इजी है क्योंकि वो तो सारे अमाउंट क्वेश्चन में दिया होगा, बट क्या याद रखना है, मार्केट वैल्यू है हमारा नंबर ऑफ शेयर या डिवेंचर इनटू मार्केट प्राइस, और नंबर नहीं दिया है तो अमाउंट
डिवाइड बाय फेस वैल्यू से नंबर मिलेगा, बस ये दो चीज याद रख। तो मार्केट वैल्यू रॉन्ग होगा ही नहीं। वेट कैसे आएगा? वेट का तो वही है, टोटल ले लिया मार्केट वैल्यू का। अभी 9 लाख डिवाइड बाय 11,10,000, 73,500 डिवाइड बाय 11,10,000, 1,36,500 divided by 11,10,000, rounded off up to 2 decimal places. Total should be 1 of the weight. Then weight into cost. Cost तो सेम ही रहेगा, चाहे बुक वैल्यू है या मार्केट वैल्यू है, सिर्फ वेट चेंज होता है। वहां पे लिखा भी है मार्केट वैल्यू वेट, वेट विल चेंज। क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है तो रेज हैंड। एनी डाउट इन दिस? यस, बोलो क्या डाउट है? हाँ सर। हेलो। यस बोलो। हाँ सर, ये जो वेट है 0.81, वो कैसे निकाला? 9 लाख डिवाइड बाय 11,10,000 द टोटल। अच्छा ओके, ये जो है 9,000 जो टोटल से डिवाइड करने का, फिर हमें ये आ जाता है 9 सबको लाख, टोटल से। 9 लाख अपॉन 11,10,000, वैसे ही 73,500 अपॉन 11,10,000। ओके वेट ये इंडिविजुअल अमाउंट्स को ये टोटल से डिवाइड करने से ही मिलेगा। ओके और 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ किया है, मतलब हो सकता है 0.81 आगे कुछ आ रहा हो या 807 आ रहा हो, ऐसे भी कुछ हो सकता है। ठीक है, ठीक है, थैंक Welcome. अब तुम लोगों को मैं पहले इंपॉर्टेंट सम्स पे आता हूँ। इंपॉर्टेंट सम्स, इसमें जो भी सम्स है ना, वो सब टाइप के सम्स आने का चांस है। देखो, सबसे पहले मैं एक सम पे आता हूँ, जो ये वाला 5th क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब शीट नंबर 5 जो है, ये फाइल नंबर E10 है, एक्सेल फाइल है जो मेरी बनाई हुई है, इसमें सब मेरे सॉल्व किए हुए हैं पूरे। ये वाला एक क्वेश्चन ना ऐसे समझो कि इस तरह का आने का ज्यादा चांस है। यहाँ क्या दिया है? कैपिटल स्ट्रक्चर, ये भी एक बेसिक है। वो लोग यहाँ पे तो सब बहुत क्लियरली दे दिया, ऐसे पूरा पैरा दे देते हैं, मतलब लास्ट पास्ट पेपर्स भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे है कि कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है, इक्विटी कैपिटल दिया है 20 लाख, फेस वैल्यू है 10। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे आएगा? ये तो सबको पता चल जाएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अगर मार्केट वैल्यू के लिए हमें नंबर चाहिए तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स? कैन एनीवन? So 20 lakh divided by 10. 10 अमाउंट डिवाइड बाय फेस वैल्यू। वैसे ही नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर 3 लाख डिवाइड बाय 100। रिटेन्ड अर्निंग दिया है, डिबेंचर्स दिया है, ठीक है, ये तो दे दिया। ये सब बुक वैल्यू है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर इक्विटी शेयर इज 4। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, तो ये D0 है कि D1 है? D1 हाँ, तो उसको DPS बोलो तो वो D0 है, DPS 1 बोलो तो वो D1 है। तुम लोग DPS बोलो या D1 भी लिख सकते हो। तो ये D1 है या DPS 1 है। डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 12%। ये क्या है 12%? growth rate. ग्रोथ रेट, ये G है। मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है 40। तो क्या ये 3 यूज करके तुम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हो? हाँ सर. Yes, कौन sir. सा फॉर्मूला यहाँ पे था ना, और इसमें ऑब्वियसली ग्रोथ वाला यूज करना पड़ेगा। D1 दिया है, D1 बोलो उसको, DPS 1 बोलो।
मार्केट प्राइस एनपीएस बोलो या P0 बोलो, ग्रोथ रेट दिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वही किया है, D1 दिया है, ग्रोथ रेट दिया है, एनपीएस को P0 भी बोल सकते हो। और देखो मैंने यहाँ दोनों फॉर्मूला लिखा है, यू कैन राइट एनी फॉर्मूला। और मैं लास्ट में इंटू 100 करता हूँ, तो मैं इंटू 100 यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, कल भी जैसे बताया था मैंने। तुम लोग इंटू 100 पहले करोगे तो ग्रोथ रेट को 12 लोगे डायरेक्ट, 0.12 नहीं लोगे। तो डीपीएस 1 को D1 भी बोल सकते हैं, एमपीएस को P0 भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यानी बस इतना ही करना है तुम्हें, गिवन लिखना है, ये 3 चीज है, ये फॉर्मूला यूज करना है। इंटू 100 पहले करो बाद में करो, वो तुम लोग डिसाइड कर लो, एक ही मेथड फॉलो करो, उसमें कंफ्यूज मत होना, कोई भी कुछ सिली मिस्टेक मत करना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऐसे ही निकालेंगे, इस तरह का ही आने का चांस है एंड सेम में सम, जिसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऐसे ही निकालते हैं मोस्टली 99%। तो ये 3 चीज दिया है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसी को नहीं आ रहा है अभी भी निकालने? यस ऐश्वर्या, एनी डाउट? आइडेंटिफाई दिया था ना, यहाँ आइडेंटिफाई कर पाए ना तुम लोग? क्लियर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी में? एनीवन हैव एनी डाउट? क्योंकि बोला क्या है, कैलकुलेट WACC एज पर मार्केट वैल्यू वेट। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, तीनों का निकालना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। अब आगे प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या दिया है यहाँ पे? प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 years and are currently selling for ₹85। तो ये 10 क्या है प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड? एंड मैच्योरिटी, ईयर्स टू मैच्योरिटी। 85 क्या है? मार्केट प्राइस, मतलब दो नेट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बराबर। और रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? 12%। फेस वैल्यू है 100। हमारा फॉर्मूला क्या है? ये रिडीमेबल है कि रिडीमेबल है? रिडीमेबल। रिडीमेबल, क्योंकि एन दिया है, रिडीमेबल वर्ड दिया है यहाँ पे। तो फॉर्मूला तो कल बताया ही। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स मैंने बोला नहीं आएगा, तो फॉर्मूला तो ये है। इस क्वेश्चन में कहीं भी डीडीटी नहीं दिया है ना, डीडीटी नहीं है ये टैक्स रेट, तो वो डिबेंचर में यूज करेंगे वो है। तो डीडीटी नहीं लेंगे तो फॉर्मूला ये है। पीडी चाहिए, रिडम्पशन वैल्यू चाहिए, नेट प्रोसीड चाहिए, एन चाहिए। ये 4 फिगर्स हमें चाहिए, आरवी, एनपी, एन और पीडी। ये 4 फिगर्स है तो हम सॉल्व कर सकते। तो डी या पीडी, फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, मैं उसको डी भी बोलता हूँ। मैंने यहाँ पे दोनों नोटेशन लिखा है, क्योंकि मैंने बोला जो लास्ट ईयर फाइल बनाई वहां पे ये नोटेशन यूज किए थे। जो लेफ्ट में है लास्ट ईयर बहुत सारे डिवीजन में एफ पी यूज किया था, आरवी की जगह एफ, एनपी की जगह पी और पीडी की जगह डी। तो यहाँ मैंने दोनों लिखा है कि नोटेशन का मीनिंग क्या है, फॉर्मूला जो भी यूज करोगे नोटेशन अलग है। तो डी या पीडी, फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। फेस वैल्यू यहाँ पे 100 था, इंटू 12% दिया था तो 12। रिडम्पशन वैल्यू, एफ भी यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू है इन दिस फॉर्मूला ना। देखो जो मेरे हैंड रिटन थे इसमें मैंने बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स का ना मैंने एफ, आरबी की जगह एफ यूज किया, बिकॉज दिस वाज यूज्ड लास्ट ईयर इन, यहाँ पे लिखा है एफ इज योर रिडम्पशन वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू। आरबी यूज करो, इधर एनपी यूज करो या पी यूज करो, मतलब लेकिन वही है उसका, नेट प्रोसीड्स, नेट अमाउंट रियलाइज। रिडम्पशन वैल्यू कुछ भी मेंशन नहीं है, तो जो फेस वैल्यू है 100 वही रिडम्पशन वैल्यू हमने दिया है यहाँ पे। नेट प्रोसीड
यहाँ पे कुछ भी इशू प्राइस फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। तो जब ऐसे वाले सम आएंगे जो मार्केट प्राइस होगा वही तुम्हारा नेट प्रोसीड हो जाएगा। और अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है तो मार्केट प्राइस में से वो फ्लोटेशन कॉस्ट हम माइनस करेंगे। तो नेट प्रोसीड इज द मार्केट प्राइस एंड वाज गिवन। फॉर्मूला यूज करना है जो फॉर्मूला वहां पे मैंने बताया, ये वाला। इधर आरवी माइनस एनपी, एफ की जगह आरवी, इसका एनपी, इसका पीडी, ये फॉर्मूला है। मैंने तो इसको एक्सेल में लिखा है, फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट वैल्यूज डाले, सॉल्व किया है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। नोटेशंस क्योंकि जो यूज करना है कर सकते हो तुम लोग। फॉर्मूला में तो अब किसी को डाउट नहीं है ना, ये फॉर्मूला है, एफ यूज करो, पी यूज करो या आरवी और एनपी यूज करो। आइडेंटिफाई करना क्लियर है सबको। फॉर्मूला यूज करके ये चार वैल्यू आ गए तो हम कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर निकाल सकते हैं। मैं लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करता हूं जैसे कि मैंने बताया। तो 13.5 इंटू दिस, ये आ रहा है अप टू 4 डिजिट्स। Clear to everyone? Any doubt in this? Then रिटेन्ड अर्निंग भी है। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? सेम एज के, जो के आएगा वही कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग ले लेते, वो कैलकुलेट नहीं करते। और बुक वैल्यू पूछेंगे तो ही कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग चाहिए। अगर मार्केट वैल्यू पूछते हैं तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग हमें चाहिए ही नहीं। अब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, उसके लिए दिया, डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years एंड आर करेंटली सेलिंग एट 90, एन दिया, मार्केट प्राइस दिया है, डिवेंचर के लिए टैक्स रेट दिया है। तो डिवेंचर रिडीमेबल डिवेंचर है तो उसका फॉर्मूला क्या है रिडीमेबल डिवेंचर का? ये वाला I1 माइनस की, या ये वाला। बस एफ और पी, आरबी और एनपी की जगह पे एफ और पी। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई आई चाहिए, टी चाहिए, ये सब हमें निकालना है यहाँ पे। तो आई तो फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी इज टैक्स रेट व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन, प्राइस पी या नेट प्रोसीड्स वही हो जाएगा जो मार्केट प्राइस है। रिडम्पशन वैल्यू विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू दैट इज 100, एन इज 5। उस फॉर्मूला में ये सब वैल्यूज डालोगे, सॉल्व करोगे तो 0.1242 आएगा इसका आंसर। फिर इंटू 100 करेंगे तो 12.42% आएगा। Any doubt in this? Any doubt in this? किसी को भी कोई डाउट है? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी। उसके बाद ये एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है एज पर बुक वैल्यू, जो नहीं पूछा। यहाँ तो मार्केट वैल्यू ही पूछा था, बट मैं निकाल रहा हूँ एज पर बुक वैल्यू भी, जस्ट एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए। ये चारों तो क्वेश्चन में दिया था, ये अमाउंट भी क्वेश्चन में दिया था। यहाँ पे 23, 5 एंड 2 चारों का दिया है सोर्स। तो दिस वाज गिवन, वेट हमने निकाला, ये 20 लाख डिवाइड बाय 30 लाख 0.66666, 3 डेसिमल लिया है मैंने यहाँ। 3 लाख डिवाइड बाय 30 लाख 0.100, 5 लाख डिवाइड बाय 30 लाख 2 लाख डिवाइड बाय 30 लाख। वेट आ गया, कॉस्ट हमने निकाला, इक्विटी का 12, 22,
प्रेफरेंस शेयर का ये 14.59, रिटेन्ड अर्निंग का सेम है सिक्योरिटी, डिबेंचर्स का 12.42 वो हमने यहाँ पे लिखा, वेट इनटू कॉस्ट मल्टीप्लाई किया और WACC आ जाएगा। और ये मैंने यहाँ पे रेड में लिखा ही है कि एज पर मार्केट वैल्यू जब निकालेंगे तो इग्नोर रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग नहीं लेना है। तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमने ये तीनों ही लिया, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स। मार्केट वैल्यू क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स इनटू मार्केट प्राइस। अभी मैंने बताया, और नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे वो भी अभी बताया। तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया है, तो 20 लाख डिवाइड बाई 10 से नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा, इनटू मार्केट प्राइस 40 है, तो 20 लाख डिवाइड बाई 10 इनटू मार्केट प्राइस इज 40। तो 20 लाख डिवाइड बाई 10 जिससे नंबर ऑफ शेयर्स मिला इनटू 40, तो 80 लाख। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर 3 लाख डिवाइड बाई 100 उससे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर मिलेगा इनटू 85, तो 3 लाख डिवाइड बाई 100 इनटू 85 वही यहाँ पे किया है, वर्किंग नीचे किया हुआ है। तो मार्केट वैल्यू तीनों का मिल जाए जो हमने यहाँ पे लिया, इसका टोटल लिया। अब वेट कैसे आएगा? 80 लाख डिवाइड बाई 84 लाख 35,000, 0.948, 2 lakh 55,000 divided by 84 lakh 35,000. वेट क्लियर है? देन वेट इनटू कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट आएगा और उसका टोटल लेना है जो तुम्हारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर मार्केट वैल्यू आ जाएगा। एनी डाउट इन दिस? समझ रहा है क्या सबको? कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ रहा है तो पूछ सकते हो। वरद, स्वानी, शिखा, सौरभ, शांतनु, नियति, नितिन, खुशी, जिन, हर्ष, गुरप्रीत, गौरव एंड ऐश्वर्या। सर एक बार वो प्रेफरेंस शेयर दिखा दीजिए ना। ये सारे सम्स पास्ट ईयर रिकॉर्डिंग में भी मिलेंगे। मैंने शायद पास्ट ईयर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भेजा नहीं है, वो भी मैं भेज दूंगा। अभी मैं अभी और डिस्कस करूंगा, अभी तो सीईसी वाले डिस्कस करता है हम लोग पेपर, जो लास्ट ईयर का सीईसी पेपर है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो सीईसी आने वाला है। पहले तो एंड सेम के लिए तो मैं लास्ट ईयर का रिकॉर्डिंग भी भेजता हूँ और अभी टाइम है। बट जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया तुम लोगों को, इस टाइप के क्वेश्चंस आंसर में आएंगे, जिसमें टर्म लोन भी हो सकता है। इसमें टर्म लोन नहीं था, एक और एक्स्ट्रा हो सकता है टर्म लोन, वो भी मैं एक डिस्कस करूंगा। यस, एनी डाउट? यस शांतनु। सर एक्चुअली सर एक चीज पूछना था कि लाइक हम लोग जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो भी निकाल रहे हैं, तो दिस इज द कॉस्ट टू द कंपनी, राइट? मतलब इतना कॉस्ट कंपनी को आ रहा है ये रेज करने के लिए। यस यस। ओके सर। सीईसी का डिस्कस करें पेपर, इसमें सीईसी का लास्ट ईयर का सीईसी सेट 3 है, 3 सेट थे। मेरे पास तो एक ही सेट है, क्योंकि सब लोग शेयर नहीं करते। इस बार तो फिर भी ज्यादा लोग शेयर कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी सबको बोला था, बट हाँ इसलिए भी शेयर नहीं करते कि पेपर ले लेते हैं सबका, कोई कोई फोटो खींच लेता है तो कर देते हैं शेयर। ये तो बॉन्ड्स वगैरह का है, पहले हम इसका कैपिटल वाला कर लेते हैं। और ये शेयर और बॉन्ड्स और व्हाट इज यील्ड टू मैच्योरिटी एक्सप्लेन विद द फॉर्मूला। और ये बॉन्ड्स का है, ये कॉस्ट ऑफ डिबेंचर खाली निकालने बोला है। ये अर्निंग्स का है, ये तो वर्धमान लिमिटेड जो हमने डिस्कस भी किया था।
और ये WACC का है। ये तो बहुत इजी पेपर ही है, तुम लोग को भी आ जाएगा शायद। अब क्या क्या तुम लोगों को भी अगर ये सब पोर्शन में है FM में, तो इस तरह का आ सकता है पेपर। ये है अभी कैलकुलेट WACC बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 3 दे दिया है। Equity shares are currently traded at 50 and the dividend paid by the company is 12. Calculate cost of equity and weighted average cost of capital. ये तुम लोग ट्राई करो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी पहले बोला है, निकालो कैसे आएगा बताओ मुझे। ये तो बहुत ही सिंपल सम है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी तुम लोग सब तो निकाल ही पाओगे। निकालो, मैं 2 मिनट लो, लिखो, 2 लो, 3 मिनट लो, कुछ डाउट है तो पूछो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ रहा है मुझे बताओगे, जिसका भी आ जाएगा। और ये CEC वाला पेपर तो ठीक है, तुम लोग सॉल्व कर लेना, डाउट है तो पूछ लेना। 25 सितंबर वाला अभी देखने की जरूरत नहीं है। मतलब ये वाला शीट मैंने 25 सितंबर को उनको एक्सप्लेन किया है। यानी जब सब कुछ हो गया है तो उसमें पास पेपर्स और सारे टॉपिक मिक्स हो सकते हैं। वो एग्जाम के पहले का हो सकता है लेक्चर, बाकी सब तुम देख सकते हो। यस, एनी डाउट? 24%, यस। 0.24 इंटू 100 करना है शिखा, फिर है ना। तो 24% इज योर बराबर है, करेक्ट। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालो। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकालोगे बताओ मुझे। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकालोगे? कुछ भी इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया, फेस वैल्यू भी नहीं दिया। तो सर उसको 100 अज्यूम करेंगे ना, फेस वैल्यू दिया नहीं है तो। नहीं, कुछ नहीं दिया है। तो जो 12% है 12% और 8% जो दिया है उसको देंगे। और जो 8% है वही कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हो जाएगा। क्योंकि 100 एज्यूम करोगे तो भी 12 ही आने वाला है। 12/100, 8/100 एज्यूम करके लेंगे तो जो वहां पे दिया है वही आने वाला है। तो अगर फेस वैल्यू भी नहीं दिया है, इश्यू प्राइस भी नहीं दिया है, मार्केट प्राइस भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो लास्ट ईयर ट्विस्ट यही हो गया कि मैंने ऐसा कोई सम सिखाया नहीं था जिसमें कुछ भी नहीं दिया। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया कि 12 और 8 को ही हमें ले लेना है, क्योंकि इन लोगों ने देखो ना फाइंड करने भी इसलिए नहीं बोला, ठीक है ना, फाइंड करने भी नहीं बोला। तो ये सॉल्यूशन है, ये वाला नहीं है सॉल्यूशन, ये कोई अलग सम है। हाँ, ये इसका सम है, सॉरी, ये वाले का सेकंड का सॉल्यूशन है। यहाँ लिख देता हूँ पहले। सेकंड वाला भी हम डिस्कस कर लेंगे, तुम लोग देख लेना। ये सॉल्यूशन 2 है और ये सॉल्यूशन 4 है। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर सेम, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर सेम। कुछ नहीं दिया है, मार्केट वैल्यू तो कुछ नहीं है, एज पर बुक वैल्यू ही निकालेंगे। ये सब दे दिया था, ये तो बहुत सिंपल था, ये दे दिया। वेट सबको आता ही है ना निकालने, ये हमने निकाला, मल्टीप्लाई किया, आ गया। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, हम वो इसमें से डिस्कस करेंगे अभी करंट ईयर के फाइल में से जो बचे हैं। उसके पहले एक ये और डिस्कस कर लेते हैं। डिबेंचर वाला तुम लोग देखो आ रहा है क्या, ये वाला, ये वाला सेकेंड वाला देखो, सब लोग ट्राई करो। कंपनी इश्यूड 9% डिबेंचर्स ऑफ 250 each, issued at 5% premium and redeemable after 10 years at 10% premium। तो इश्यू 5% प्रीमियम पे किया है, रिडीम 10% प्रीमियम पे होगा, दो प्रीमियम है। बताया था ना, दोनों का प्रीमियम अलग होता है कल।
और 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फेस वैल्यू 250 है, टैक्स रेट 30% है, ये रिडीमेबल है, ये तो पता चल रहा है क्योंकि वर्ड ही रिडीमेबल दिया है, 10 इयर्स भी दिया है। तो फॉर्मूला तो सबके पास है रिडीमेबल डिवेंचर्स का। सब वैल्यूज निकालो, फाइंड करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है, या कुछ डाउट आ रहा है तो पूछो। सब लोग कर रहे हो ना कैलकुलेट? सो एक बार फॉर्मूला निकालो ना खाली। फॉर्मूला ठीक है, ये वाला है। फॉर्मूला देखो, सब लोग अपनी नोटबुक में लिख के भी रखो, अभी तक जिसने भी नहीं लिखा है। जब भी रिकॉर्डिंग सुनोगे, जो रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं और तुम लोग जो लाइव में हो, जब भी टाइम मिले, अपनी हैंडराइटिंग में जो भी तुम फॉर्मूला यूज करने वाले हो, मैंने तो शेयर किए ये हैंड रिटन और एक्सेल में भी और इसमें भी, अपने हिसाब से लिख के रखो एक साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फॉर्मूलास। हाँ सर हो गया। 26.05 आ रहा है शिखा का, और भी किसी का आया? कितना आया है? 26.05। क्या सर एक wrong? बार क्वेश्चन दिखाओ ना वापस। गलत हो गया, एक सेकंड। मैंने तो सब राइट लिया है ना। अच्छा, मैंने रॉन्ग लिया है, ये अलग क्वेश्चन है लगता है। यहाँ ना देखो, फेस वैल्यू 250 है, मैंने यहाँ पे 200 ले लिया है, बट 250 का 9% 22 आएगा ना। हाँ सर बराबर है आपका, अभी 22.5 आ रहा है। नहीं, यहाँ 200 रॉन्ग लिखा है मैंने, तो राइट ही आया है मेरा शायद। तो देखो 250 फेस वैल्यू दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, तो आई तो 22.5 हो जाएगा। शिखा देखना क्या रॉन्ग हो, और बाकी लोग अरे भी। वो इंटरेस्ट हम प्रीमियम लेने के बाद लेते हैं क्या? नहीं, फेस वैल्यू पे हाँ निकालते हैं तो ना, उसका फॉर्मूला हाँ, तो हर जगह लिखा है मैंने, वही गलत हो गया कल मेरा। से कितनी बार बोला है। हाँ तो फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, टैक्स रेट 30% दिया था तो 0.3। फिर ये हमारा नेट प्रोसीड्स, यानी वो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो 250 प्लस 5% ऑफ दिस, ये इशू प्राइस, वही हमारा नेट प्रोसीड। रिडम्पशन वैल्यू, क्योंकि रिडीमेबल दिया था एट 10% प्रीमियम, तो 250 प्लस 10% ऑफ 250, तो 275 रिडम्पशन वैल्यू एंड 10। तो ये 5 चीज लेके सॉल्व करोगे तो आंसर इतना ही आना चाहिए, या मेरा मिस्टेक भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट राइट ही होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? देखो आ रहा है, अभी कैलकुलेट करो।
सर वैल्यूज मैंने लिखा ही है, आ रहा है सबका ना? आ गया 6.325। हाँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत, क्योंकि ये तो एक्सेल है, थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ हो सकता है, दैट इज ठीक है। तो ये भी क्लियर है ना सबको? और ये सारे सम भी देखने हैं, ये सबका मैं एक रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, क्योंकि ये तो मैंने ना लास्ट ईयर एक्सप्लेन की है, एनसेम 23 का है ये। बट मैं पहले अभी करंट ईयर के सम डिस्कस करता हूँ, जो शायद सीईसी में आ सकते हैं। हमने यहाँ तक तो कल डिस्कस किया था। अब ये वाला एक क्वेश्चन है। लास्ट ईयर द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड वॉज 1 crore and the company earned 25% on it before tax. Tax rate applicable is 30% and the outstanding preference share capital is 30 lakh at 12% dividend. Number of shares is 2 lakh. On the record date, the company has a policy of declaring 100% dividend. The face value of the equity share is 150. They are currently traded in the market at 30% premium. The growth rate expected is 12% and the share price will also increase by 10% as compared to the previous year. Wow. पूरा ट्विस्टेड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने सिखाया ही नहीं है 5 साल में, तो इसलिए मैंने बोला कि करेंट ईयर का करते हैं। तुम लोगों को कुछ समझा क्या क्या है इसमें? सर 2 मिनट। बहुत कुछ है, क्योंकि पूरा पैरा में दिया है, तो एक एक चीज हमें लिखनी पड़ेगी। जो ये तो टोटल कैपिटल है 1 करोड़। ये 25% क्या है, कोई बताएगा? सर वो प्रॉफिट के पहले का जो रहता है वो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, दिस इज हाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 1 करोड़ का 25%, 25 लाख आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स रेट है 30%। प्रेफरेंस शेयर 30 लाख है। रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड 12%। नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख है प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी has a declaring dividend 100%. फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 150 है। मार्केट प्राइस 30% ज्यादा है, यानी 150 में 30% ऐड करेंगे तो मार्केट प्राइस मिलेगा। ग्रोथ रेट दिया है। सर यस। सर वो जो सर नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है सर, उसमें से अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड करेंगे ईपीएस आ जाएगा ना उसमें? हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। फॉर्मूला क्या है ईपीएस का? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो देखो ये सब तो डिटेल है। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आया 25 लाख, वो समझा। 1 करोड़ दिया था कैपिटल एम्प्लॉयड और यहाँ दिया था 25% प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ईपीएस तो हम पहले निकालेंगे। तो 25, 1 करोड़ इंटू 25% प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। टैक्स 30% दिया हुआ है, टैक्स 30%। तो 25 लाख का 30% कैलकुलेट करोगे 7,50,000 आएगा। ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17,50,000। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे आएगा? जो प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट है 30 लाख और उसका 12% इज द रेट ऑफ डिविडेंड। तो 30 लाख इंटू 12%, तो 3,60,000। ये आ जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 17,50,000 माइनस 3,60,000। और इसको हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो 2 लाख दिया है डिवाइड करेंगे, तो ये ईपीएस आ जाएगा 6.95। 6.95 इज योर ईपीएस। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है? 6.95 तक एनी डाउट टिल हियर? ईपीएस लिखा नहीं है यहाँ पे, ये ईपीएस है, ठीक है ना?
प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और इसको पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड भी बोलते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्लियर? अब हमें अर्निंग अप्रोच से हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला है, ईपीएस अपॉन एमपीएस। डिविडेंड से निकाल सकते हैं, और डिविडेंड क्या दिया है? कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ डिक्लेयरिंग 100%, यानी जो ईपीएस है वही तुम्हारा पूरा डिविडेंड पे आउट 100% है। तो ईपीएस 6.95 है तो डीपीएस भी 6.95 ही होगा। लेकिन ये मार्केट प्राइस कैसे आया? मार्केट प्राइस भी पहले निकालना पड़ेगा। वो यहाँ पे दिया हुआ है कि फेस वैल्यू 150 है एंड मार्केट में जो प्राइस है वो 30% प्रीमियम है, तो 150 प्लस 30% ऑफ 150, 150 plus 30% of 150, which is 45. So 150 plus 45, that will give you the market price 195. Clear है? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से भी निकालेंगे, ग्रोथ रेट तो दिया ही था क्वेश्चन में, बट यहाँ क्या पूछा है वो तो कुछ भी नहीं है, ये खाली ऐसे ही दिया है, कुछ क्वेश्चन में वो नहीं लिखा फाइंड क्या करना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम तीनों मेथड से कर रहे हैं, ग्रोथ रेट भी दिया है 12%, तो वो लोग देंगे। अगर कुछ नहीं देंगे, खाली कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलेंगे, तो ऑब्वियसली हम ये मेथड से ही करेंगे, ग्रोथ रेट वाले से ही, क्योंकि ग्रोथ रेट दिया है। ये दो नहीं निकालेंगे, बट इसने सिखाया है कि ऐसे कैसे तीनों मेथड से निकालते हैं। तो D0 था वो तो D1 D0 1 प्लस D हो जाएगा, देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। और देखो इंटू 100 अंदर किया है, तो यहाँ पे ग्रोथ रेट को 12 का 12 ही लेना है, 0.12 नहीं लेना। इंटू 100 अंदर नहीं करेंगे, बाहर करेंगे या लास्ट में करेंगे, तो फिर इसको 0.12 लेना है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया, बस कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही था इसका, और कुछ बोला ही नहीं था। अच्छा, वही फाइंड करने का ये क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी विद ऑल द मेथड। सीएपीएम तो अलग ही है ना, सीएपीएम तो हम इसमें यूज नहीं कर सकते। ये प्रेफरेंस शेयर का है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, डिबेंचर्स का भी कर चुके हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें भी इश्यू 9% डिबेंचर ऑफ 500 ईच एट 5% डिस्काउंट, रिडीम्ड आफ्टर 5 years, रोटेशन कॉस्ट 1%। तो इसमें खाली चलो एनपी निकाल के बताओ तुम, एनपी एनपी निकाल के बताओ, एनपी क्योंकि मेन है, आता है क्या सबको? व्हाट विल बी द एनपी? क्या फॉर्मूला एनपी का, कोई बताओ? नेट प्रोसीड्स क्या है? इश्यू प्राइस माइनस रोटेशन कॉस्ट, और इश्यू प्राइस क्या है? यस, इश्यू प्राइस क्या है बताओ? इश्यू प्राइस का फॉर्मूला क्या है यार? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। फेस वैल्यू कितना है? 500, डिस्काउंट 5%, तो इश्यू प्राइस कितना आएगा? 475। यस। अब एनपी नेट प्रोसीड्स कितना आएगा? इश्यू प्राइस माइनस रोटेशन कॉस्ट, तो 475 माइनस
1% of 475. That is 4.75. So 475 minus 4.75, 470.25 is your net proceeds. टैक्स रेट दिया है, सब दिया है, एन भी दिया है 5 years. तो फॉर्मूला यूज करोगे आंसर आ जाएगा, राइट? रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू. 500 लेने, 475 नहीं लेना, ठीक है ना? यहाँ रिडम्पशन वैल्यू लेते. अब यहाँ पे क्या दिया है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द लास्ट ईयर 8,50,000. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आउटस्टैंडिंग इज 5 lakh at 10% dividend. Face value of equity share is 600. Equity share capital amounted to 30 lakh. Expected growth rate 5% of the company has a policy of retaining 40% of the profit. Market price 450. Calculate cost of equity share. चलो इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है तो पहले तो अर्निंग पर शेयर निकालना है. तो इन लोगों ने डायरेक्ट क्या दे दिया है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8.5 लाख है. तो पैट 8.5 लाख है. तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? या पैट में से हम क्या माइनस करते हैं? पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हमें क्या माइनस करना होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड. तो प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे आएगा, कोई बताएगा? यहाँ पे 5 लाख प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट, प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट है और प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है 10%. तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा? 50,000. 5 लाख इंटू 10%, 50,000. तो तुम्हारा आ जाएगा 8 लाख और 8 लाख को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड करेंगे तो ईपीएस आएगा. बट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कहाँ दिया है बताओ मुझे, या कैसे फाइंड करोगे? अभी मैंने बड़े वाले सब में बताया था ना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नंबर नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं? अमाउंट डिवाइड बाय फेस वैल्यू. तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर दिया है 30 लाख, फेस वैल्यू दिया है 600. तो 30 लाख डिवाइड बाय 600, 5,000 is your number of equity shares. तो तुम्हारा आ गया ईपीएस. अर्निंग अप्रोच से तो आ जाएगा ईपीएस अपॉन एमपीएस. एमपीएस दिया था. अब डीपीएस कैसे निकालोगे वो मुझे एक और क्वेश्चन है. यहाँ पे रिटेनिंग दिया है, रिटेंशन रेशियो दिया है 40%. तो करीब, हाँ, तो डीपीआर डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो जाएगा? 60%. डिविडेंड पे आउट रेशियो 60 हो जाएगा. तो ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो 160 इंटू 60% करोगे तो तुम्हारा डिविडेंड आ जाएगा, ये डीपीएस आ जाएगा 160 का 60%, 96 कैसे आया? क्लियर है? तो डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, या रिटेंशन रेशियो 40% है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है, एंड वाइस वर्सा. फिर ग्रोथ मॉडल. ग्रोथ मॉडल में ये तो D0 है 96. ग्रोथ रेट क्वेश्चन में दिया है 5%. तो D1 अपॉन एमपीएस, तो पहले D1 निकालना पड़ेगा. 96 1 प्लस 0.05. फिर फॉर्मूला यूज करो. तो ये इक्विटी शेयर के देखो इस बार ऐसे बहुत करवाए हैं. ये मेरे फाइल में नहीं मिलेंगे जहां हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स से ईपीएस निकालते हैं और फिर फाइंड करते हैं. तो ये वाला पूरा फॉर्मेट याद रखो. 2-3 सम ऐसे करवाए हैं ये डिवीजन में. डब्ल्यूएसीसी का ये क्वेश्चन तो कौन सा है मालूम नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है. इसमें तो खाली डेप्थ और इक्विटी दी है. ये एक अलग, इसका क्वेश्चन नहीं है, सॉल्यूशन है. और ये भी क्वेश्चन नहीं है, सॉल्यूशन ही है 10 क्वेश्चन का.
ये जिसने भी सेंड किया है इसके क्वेश्चन कहाँ पूछने पड़ेंगे। ये भी 11 का सॉल्यूशन है, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो ये लिखे नहीं है। ये भी 11 का सॉल्यूशन है जो अभी हमने डिस्कस किए ना, ये वैसे टाइप के ही है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है। ये वाले तो वैसे बड़े वाले हैं जो आ सकते हैं एमसेन में, जो मेरे फाइल में भी है, बट इसके क्वेश्चन हमारे पास नहीं है। लेकिन एक और अगर मैं डिस्कस करता हूँ, अगर है तो मेरे पास ये वाला भी शीट देखना मत है तुम लोग, पोर्टफोलियो वाला भी, ठीक है। ये अलग ही है जो अभी तुम लोगों को नहीं है। और ये वाला भी अभी मत देखना, ठीक है। ये वाला भी मत देखना, पीटी वाला भी, 25 सितंबर वाला भी मत देखना। इसमें भी सब मिक्स है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, ठीक है। सीईसी देख सकते हो, ये देख सकते हो तुम लोग, राइट। ये सारे सम देख सकते हो, 765, then 4, then 3, then 2 and then 1 also, ये सब तुम लोग देख सकते हो। ये फाइल को मैं वापस सेव करके तो भेजूंगा, तो चेंजेस किया है तो। और तो कोई सम्स तुम लोगों को भी सिखाएंगे, तुम लोग भेजो, डाउट्स पूछो। टोटल कॉन्सेप्ट इतना ही है, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी मैं सीधा सितंबर में लूंगा। जिसको डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो दूसरे लेक्चर जो होते हैं उसके पहले या बाद में पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। कॉन्सेप्ट इतना ही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, क्लियर है। जितने भी क्वेश्चन है सब रेफर करोगे, एंड एनी डाउट एनी यू हैव फॉर सीईसी, कुछ इंपॉर्टेंट बोलते हैं तो वो मुझे बताओगे एंड पूछोगे। क्लियर एवरीवन? इजी है ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल? शिखा, सौरभ, भरत, जिन, हर्ष, कैसे लग रहा है तुम्हें? इजी लग रहा है? नितिन? इजी है पर कंफ्यूजिंग भी है। कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है, बट ऐसे थोड़ा समझ में तो आया ना। कंफ्यूजिंग कहाँ होता है ऐश्वर्या, वो भी बताओ चलो। मतलब कंफ्यूजिंग मतलब जब आता है ना कि यहाँ पे यूज करना है, तो अभी तो फॉर्मूलाज इतने याद नहीं है, इसलिए फिर ये हो जाता है कि यहाँ पे क्या करना है ऐसे। तो देखो, सबसे पहले तो गिवन ही लिखने का, क्या क्या दिया है ना। जब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम है तो लिख लो, और फिर वैसे तो एंसर में तो WACC का ही आएगा डायरेक्ट, एक बड़ा क्वेश्चन तो वो तो तुम्हें पता ही है स्टेप्स की। पहले इक्विटी शेयर का निकालो, डिवेंचर का, प्रेफरेंस शेयर का, फिर बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू। और अभी ऐसे जो हमने किए इस साल के, जो वो एनपीबीटी, एनपैट वाले, फिर तीनों मेथड से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला, वो भी देख लेना। बहुत सम्स है, मतलब ये सारे सम्स देख लोगे जो मेरे फाइल्स में है, एक हैंड रिटन और एक जो एक्सेल फाइल और एक करंट ईयर का हैंड रिटन पीपीटी जो है, मतलब तो 3 फाइल में इतने सम्स है कि ये तो बहुत मोर देन इनफ है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। ठीक है सर। और कल परफेक्ट कंपटीशन रखने वाला हूँ। इको बहुत जन के परफेक्ट कंपटीशन के लिए मैसेज आ रहा है, क्योंकि सीसी है सबका परफेक्ट कंपटीशन, और वो भी बहुत इजी है। कल जो बैठेगा ना उसको तो पूरा परफेक्ट कंपटीशन कल ही क्लियर हो जाएगा, विद ऑल द डायग्राम्स दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ इन दैट, ठीक है। तो जिसको भी परफेक्ट कंपटीशन में डाउट है, कल लाइव में मैं लिख भी दूंगा, आ जाओ। और सारी डायग्राम लाइव में बनाना तुम लोग, वो भी मैं सिखा दूंगा कैसे बनते हैं डायग्राम, और कब यूज करना है उसके, सब कुछ बहुत इजी है। क्लियर? तो सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर, गुड नाइट।